नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। आज हम हमारी जो एमपी के एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जो सीरीज थी उसके हम 6 वीडियो अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। 6 पार्ट सारे कंप्लीट हमने कर दिए हैं। काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने वहां पे डिस्कस किए हैं और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जैसा मैं हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये भी हमारा एक नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 7 होगा। इसमें भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंट में जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ उसमें एक पातालकोट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं है, लेकिन पातालकोट से रिलेटेड एक उसमें क्वेश्चन आया था। तो ये जो पातालकोट है हमारा, ये पातालकोट पड़ता है छिंदवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है, वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की समाधि कहां पर है। तो तात्या टोपे जो हैं, ये इनकी जो समाधि है वो है शिवपुरी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में रामगढ़ जो मंडला जिले में पड़ता है कि रानी ने किसके साथ युद्ध किया था। तो इन्होंने किया था युद्ध अंग्रेजों के साथ, क्योंकि मुगलों से मराठों से इनका कोई युद्ध नहीं हुआ था। इनका युद्ध हुआ था प्रमुख रूप से अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है। देखिए, ये जो जीवाजी राव वगैरह जो है, माधवराव सिंधिया वगैरह जो हैं, ये सब ज्यादातर इनका जो संबंध रहा है वो ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास वाले एरिया से रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ग्वालियर। तो इनका मेरे ख्याल से ये सुंदर और कलात्मक राजमहल की जो बात चल रही है, तो ये जो राजमहल इनका, जिसको बोलते हैं जय विलास पैलेस या जय विलास महल, ये ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जिले। देखिए, ये एक्चुअली थोड़ा सा, देखिए कई बार क्या होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मुकेश माहेश्वरी की अगर बात करते हैं, मुकेश माहेश्वरी की जो बुक है उसके हिसाब से अगर हम इनका सीरियल देखें तो सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका अलीराजपुर। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका झाबुआ, और फिर आपका जो तीसरे नंबर पे आता है बड़वानी, चौथे नंबर पे आता है आपका निंडोरी, और पांचवें नंबर पे आता है आपका मंडला। तो ये 5 जिले हैं मुकेश माहेश्वरी के हिसाब से। और बाकी यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, मतलब झाबुआ पहले नंबर पर, फिर मंडला, फिर छिंदवाड़ा, फिर धार, फिर खरगोन। तो आपको मेरे ख्याल से, देखिए मुकेश माहेश्वरी एक मतलब स्टैंडर्ड बुक है। देखिए मध्य प्रदेश का मैंने ये देखा है, कई बार मुझसे भी ऐसी गलतियां हुई हैं। एक्चुअली क्या है कि जो भी बुक्स मैं रेफर कर रहा हूँ, मेरे पास 3-4 बुक्स हैं मध्य प्रदेश की, पुणेकर पब्लिकेशन की भी हैं। इसमें भी मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स देखी हैं। इसके बाद मुकेश माहेश्वरी की बात हम करते हैं तो इसमें भी काफी मिस्टेक्स दी हुई हैं। जैसे एक सबसे बड़ी मिस्टेक इसमें जो दी हुई है, या उसको पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने कहा, जैसे भील जो जनजाति है, भील जनजाति मध्य प्रदेश में पहले नंबर की जनजाति है, और उन्होंने कहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया की भी सबसे बड़ी जनजाति भील ही है। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे या किसी और बुक पे देखो तो गोंड जनजाति जो है वो इंडिया की पहले नंबर की जनजाति है, जो मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर की जनजाति है। तो अब इन चीजों का तो देखिए मतलब कोई सॉल्यूशन हम अपन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जितनी भी बुक्स देखी हैं सब में मुझे कहीं ना कुछ मिस्टेक जरूर मिली है। और जनरली हम जो रेफर करते हैं वो बुक्स ही रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे, या तो आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं आप उनसे रेफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इतना डेटा, कंप्लीटली इतना डेटा नहीं मिलता है कि आप पूरा जनरल नॉलेज वहां से पढ़ सकें। तो चलिए खैर, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश जरूर करें कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनके कारण कभी कभी मेरे से भी मिस्टेक हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में भगौरिया हाट लगता है। देखिए भगौरिया हाट जो है, ये जो भील जनजाति है उनका ये है, और उनका एक त्योहार ये होता है जो होली के पहले होता है, और भगौरिया एक नृत्य होता है जो वो लोग करते हैं, और ये होता है आपका प्रमुख रूप से झाबुआ जिले में, क्योंकि जो सबसे ज्यादा भील जनजाति है वो यहीं पर ही है। आपके भील जनजाति अधिकतर मात्रा में यहाँ पर झाबुआ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आदिम जाति कोरकू पाई जाती है। देखिए कोरकू पाई जाती है प्रमुख रूप से जो मध्य प्रदेश में दक्षिण में जो जिले हैं वहां पर, इसके हिसाब से। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है। देखिए ये जो शहरिया है और सहराना है, देखिए एक जैसे दोनों लग रहे हैं। तो ये जो शहरिया है
ये सहरिया है, शहरिया नहीं है, सहरिया। तो जो सहराना जो आपका मतलब इनका जो निवास है ये है सहरिया जनजाति का। और एक और चीज मैं बता दूं, इनके जो मुखिया होते हैं वो होते हैं पटेल। इनके मुखिया को कहा जाता है पटेल, इस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है पटेल। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बड़ी आलसी जनजाति होती है, ये लोग कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, मतलब आलसी जनजाति होती है। और शराब का भी बहुत सेवन ये करते हैं, शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। और एक और इनकी खासियत होती है कि इनकी जो जो जड़ी बूटियां होती हैं, जड़ी बूटियों की इनको काफी पहचान होती है। और ये जनरली हाट जो लगते हैं या बाजार जो लगते हैं वहां पर जड़ी बूटी बेचते हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल और बाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं? देखिए, घोटुल और बाड़ा जो परंपराएं हैं ये पाई जाती हैं आपका जो गौड़ जनजाति है, गौड़ जनजाति है, इसमें पाई जाती हैं आपकी घोटुल व बाड़ा परंपराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति में घोटुल बाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है गलती से। नेक्स्ट है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? देखिए, चटकोरा जो नृत्य है ये किया जाता है आपका कोरकू जनजाति के द्वारा। चटकोरा नृत्य किया जाता है कोरकू जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य में किस जिले में हलवा नामक जनजाति पाई जाती है? तो हलवा नामक जनजाति इनमें से पाई जाती है बालाघाट जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भीलों की उपजाति कौन सी है? देखिए, भीलों की उपजाति की अगर हम बात करें तो बरेला, पटालिया या पटलिया और आपका पंडो, ये और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एक पैटर्न होता है। अगर आपको वो पैटर्न समझ में आ गया तो कई बार हमें क्या रहता है कि ये इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, तो इसमें एक चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है डी, और मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको इस पे तुक्का मारना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आप आगे बढ़ो, इसको क्वेश्चन को मार्क कर दो कि आपको फिर से इसको सॉल्व करना है, एक बार इसको फिर से देखना है, फिर आइए इस पे। तो इसमें देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसका एक पैटर्न है कि इसमें लिखा हुआ है एक ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में उपरोक्त सभी ही आप आंख मूंद के लगा दें अगर आपको तुक्का लगाना है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो होगी आपकी 90% प्रोबेबिलिटी। 90% प्रोबेबिलिटी होगी कि ये क्वेश्चन आपका सही होगा। तो इस तरीके का एक पैटर्न आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरा एक पैटर्न होता है आपका एलिमिनेशन का पैटर्न। तो एलिमिनेशन पैटर्न में जो ऑप्शंस होते हैं आपके, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कई बार हमें काफी चीजों की नॉलेज होती है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप देखिए, आपके सामने अभी ये 4 ऑप्शन है, जैसे ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर तुक्का मारोगे तो तुक्का मारने के केस में आपके क्वेश्चन के सही होने की जो प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है वो है 25%। ठीक है, मतलब 1/4। अगर 100% की बात कर रहे हैं तो 1/4, मतलब आपका तुक्का लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 25%। लेकिन अगर आपने इसका एक ऑप्शन रिमूव कर दिया तो सीधी सीधी जो प्रोबेबिलिटी है वो जाएगी आपकी 33%। अगर आपने एक और ऑप्शन यहां से रिमूव कर लिया, एलिमिनेट कर दिया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50%। क्योंकि अब आपके पास, जैसे मान लो हमें ये समझ में आ गया कि जो कमार जनजाति है ये मान लो रीवा में भी निवास नहीं करती है और रायसेन में, ये तो हमें कंफर्म है, इन 2 जिलों में नहीं करती है। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, इनमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, तो हम क्या करें, इन 2 में से कोई एक तुक्का लगा सकते हैं ऐसे केस में। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। अगर आप बगैर देखे इसमें लगाओगे आप, तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत होने के जो चांसेस हैं, सॉरी सही होने के जो चांसेस हैं वो 25% रहेगा, और सही होने का चांस, सॉरी गलत होने का चांस रहेगा आपका 75% और सही होने का चांस रहेगा आपका 25%। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो उनमें आप इन चीजों को ध्यान रखें। चलिए खैर हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करती है? तो कंवार जनजाति जो है ये मुख्य रूप से निवास करती है शहडोल जिले में। टांडा किस जनजाति से संबंधित है? देखिए, टंडा भी इसको बोलते हैं, टांडा भी इसको बोलते हैं, तो दोनों नाम से आपके सामने आ सकता है। टांडा एक्चुअली क्या होता है कि जो बंजारा जनजाति होती है, इनका जो ये एक्चुअली क्या है, घुमंतू
प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मतलब आप ये जान सकते हैं खाना बदोश टाइप के जो लोग होते हैं, जो एक जगह नहीं रुकते हैं, इस तरीके की ये जनजाति होती है। तो इनके जो अस्थायी मकान होते हैं, जहां पे ये रहते हैं वहां पे अस्थायी मकान ही बनाते हैं, तो इनके जो अस्थायी मकान है उनको टांडा या टांडे बोला जाता है। तो इनके अस्थायी मकान जो होते हैं उनको बोलते हैं, मतलब इनका ये निवास स्थान होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 4 ऑप्शन में ये देखिए कि कत्था, कत्था को हम क्या बोलते हैं, खैर, तो जो खैर है ये इसमें आ रहा है, तो ये जो खैरवार जनजाति जो है, ये खैरवार जनजाति ही इनको कत्था के लिए ही बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा खैरवार जनजाति। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, मध्य प्रदेश राज्य में जो सर्वाधिक आपकी जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है आपकी भील, अकॉर्डिंग टू मुकेश माहेश्वरी, मतलब भील ही है वैसे मध्य प्रदेश में तो। और दूसरे नंबर की जो है वो है आपकी गोंड जनजाति, आई थिंक तीसरे नंबर पे बैगा जनजाति होनी चाहिए, ये इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा नंबर है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो है आपका झाबुआ, और सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम अनुसूचित जनजाति है आपकी भिंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है। तो एक पैटर्न होता है, मतलब एक पैटर्न नहीं बोलना चाहिए इसको, एक तरीका होता है इनका विवाह करने का, एक मेथड होता है एक, और इसके अलावा जो जिसमें हमें बोलना चाहिए कि जो भील जनजाति है ये उनका विवाह का एक तरीका होता है। नेक्स्ट हमारा, मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लम सेना विवाह प्रथा प्रचलित है। तो ये भी एक तरीका होता है इनका विवाह करने का, और ये जो जनजाति है बैगा जनजाति है, लम सेना विवाह प्रथा होता है। और इसके अलावा लाम झेना भी एक पैटर्न होता है, मतलब एक तरीका होता है इनका विवाह करने का। ऐसे एक लमिया या लामिया भी एक मतलब तरीका होता है इनका विवाह करने का, तो ये बैगा जनजाति के लिए है। नेक्स्ट है, सैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो सैला नृत्य भी किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा, और मैं आपको बता दूं कर्मा और आपका परधौन और फाग ये भी बैगा जनजाति के ही नृत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति की उपजाति नहाला है। तो नहाला उपजाति है आपकी कोरकू की। और इसकी अगर और हम दूसरी उपजातियों की अगर बात करते हैं तो मोबासी रूमा, ये इसकी एक उपजाति है। बोवारी, ये इसकी एक उपजाति है। बोडोया ये भी एक इसकी उपजाति है, बोडोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था। तो इसका सही जवाब है 950 से लेके 1050 ईस्वी के मध्य इनका निर्माण हुआ था। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो खजुराहो मतलब एक जो यूनेस्को जो है आपका, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया हुआ है। मध्य प्रदेश के जो सांची स्तूप हैं उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मतलब यूनेस्को ने मतलब विश्व धरोहर जिसको बोलते हैं, यूनेस्को डिसाइड करता है। तो आपका एक खजुराहो हो गया, आपका एक सांची हो गया, और आपका एक भीमबेटका हो गया। तो ये तीनों हैं आपके मध्य प्रदेश के जो विश्व धरोहर हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरज, ये एक्चुअली सूरज सेन है, ने किसकी स्मृति में कराया था। सूरज सेन ने ये बनवाए थे, एक्चुअली शुरुआत ये करवाई थी सूरज सेन ने इन किलों की, मतलब स्टार्टिंग के जो किले बने हैं वो इन्होंने ही बनवाए थे। तो ये ऋषि गालब की स्मृति में इनको बनाया गया था। और जो ग्वालियर है, ग्वालियर का जो पुराना नाम है वो था गोपांचल, गोपांचल। और सूरज सेन ने इनके किलों का निर्माण कराया था। लेकिन जो अभी आधुनिक जो किले हैं वहां पर, जो अभी वर्तमान के जो किले हैं वो किलों का जो निर्माण कराया, तो ज्यादातर किलों का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट है, ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरज सेन ने किसकी स्मृति में कराया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए इनके नाम पर ही है मान मंदिर, मान मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। और
इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो तेली का मंदिर है, एक्चुअली जो तेल बेचने वाले जो व्यापारी हुआ करते थे उनके नाम पर ये तेली का मंदिर है, क्योंकि उन्होंने जो दान दिया था उसके, या दान दिया था या टैक्स दिया था, उससे ही इसका, उस पैसे से इसका निर्माण किया गया था। तो एक किया गया था, मतलब प्रतिहार जो राजा था, प्रतिहार वंश का जो राजा था, बहुत प्रसिद्ध ये राजा था, मेहर भोज, मेहर भोज के मतलब शासनकाल में ये हुआ था। और जो सास बहू का मंदिर है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्वालियर में ही है ये सास बहू का मंदिर। इसका जो निर्माण कराया था, ये करवाया था राजा महिपाल ने, राजा महिपाल ने करवाया था। और ये थे कछवाहा वंश के राजा, कछवाहा वंश, और ये करीब करीब 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी? तो राजा रुद्र प्रताप थे, इन्होंने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश में हड़प्पा की समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो हड़प्पा की समकालीन जो सभ्यता है वो विकसित हुई थी नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सन 1899 में किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो लाहौर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है, तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था? तो तानसेन थे राजा रामचंद्र के दरबार में, जो रीवा रियासत जिसको आप बोल सकते हैं, रीवा राज्य आप बोल सकते हो। तो रीवा राज्य जो था उसके जो राजा थे, राजा रामचंद्र, उनके दरबार में थे। पर यहाँ पर अकबर आया था, तो अकबर फिर इनको यहाँ से लेकर गया था और अपने नवरत्नों में इनको शामिल किया था। और इनका जो तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामतनु पांडे। और इनको तन्ना मिश्र भी आपको कई बुक्स में मिल जाएगा, जैसे मुकेश माहेश्वरी की बुक्स में तन्ना मिश्र भी लिखा हुआ है कि तन्ना मिश्र भी इनका नाम था। तो रामतनु पांडे वैसे जनरली मिलता है आपको हर जगह, रामतनु पांडे जरूर मिलेगा। तो दोनों, आप दोनों चीजें समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। इस चैनल पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये पेज है हमारा, इससे जुड़ सकते हैं आप, एक ग्रुप है हमारा, इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आप भी अगर कोई अच्छा कंटेंट आपके पास है तो आप इस पर शेयर कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम का चैनल है हमारा, इस पे आप जरूर जुड़ें, और इस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। और इसके अलावा एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियोस पहुँचें। और थैंक यू वेरी मच।